एक्चुअली ना मैंने अलग अलग समय पे अलग अलग विजन्स देखी है। और कुछ विजन्स जो है ना वो मैनिफेस्ट भी हो चुके हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ सुनी होगी, वो नेपाल में पोखरा करके जगह है, वहां पे प्लेन क्रैश हुआ था। वो तो मैंने एकदम लाइव देखा था। और वो जिस दिन हुआ था उसी दिन, मतलब वो 11:10 पे हुआ था। मैंने उसको मॉर्निंग में करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में देखा था। वो मैं समझ रहा था कि ऐसे ही नॉर्मल मुझे दिखा होगा कुछ। बाद में फिर मैंने जब क्लिपिंग्स देखी, उस घटना की क्लिपिंग्स जो होती है ना, वीडियो वगैरह, तब फिर मैंने देखा तो वो एग्जैक्ट वही था जो मैंने देखा था। तो विजन्स में क्या होता है कि चीजें जो पहले से मतलब होने वाली होती हैं, मतलब वर्ल्ड में, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में पहले हो जाती हैं, तो वो विजन के थ्रू दिखती हैं कि ये चीजें होने वाली हैं, ये घटना होने वाली है। ऐसा होता है क्योंकि कोई भी घटना होने के पहले, वो घटना पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में होती है और उसके बाद वो फिजिकल वर्ल्ड में होती है, मटेरियल वर्ल्ड जिसको कहते हैं। तो उस उसके कारण वो मुझे पहले से दिख गई। जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोफेसीज लोग करते हैं ना, तो वो उनको तो आज से 5,000 साल बाद, 1,000 साल बाद की चीजें दिख जाती हैं। जैसे पंचसखा थे, उन्होंने इतना ज्यादा तपस्या वगैरह की थी ना, तो उनको तो और 5,000 6 हजार 6 साल 600 साल, मतलब 500 साल 600 साल बाद की जो चीजें हैं, एग्जैक्ट उनको दिख गई थी क्या होने वाला है। अब जैसे नास्टेडमस है, उसने भी देखा था। अब जैसे सूरज भविष्यवक्ता करके एक बंदा है, वो मेरे कांटेक्ट में है, तो वो उसको भी चीजें दिख जाती हैं, मतलब पहले से कि ये फ्यूचर में होने वाला है। उसको 1 साल पहले भी दिख जाती हैं, कभी 6 महीने पहले दिख जाती हैं, कभी कुछ घंटे पहले दिखती हैं, कभी कुछ दिन पहले दिखती हैं। और वो चीजें होती हैं। मतलब वो एक्चुअली ये विजन में क्या होता है कि जब आप गहरी नींद में होते हो, या फिर आप योग निद्रा में होते हो, जैसे आप मेडिटेशन या ध्यान वगैरह कर रहे हो, तब आप एक तरह से ना वो एस्ट्रल वर्ल्ड है जो, उससे कनेक्ट होते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो स्पिरिट्स रहती हैं, या तो वो आपको दिखाती हैं, या तो आप खुद वहां जाके देखते हो। दो चीजें होती हैं। तो मैंने जो देखा है ना, वो ज्यादातर नींद में ही देखा है, और वो भी गहरी नींद में। और वो भी जो मॉर्निंग में जब होता है ना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, उस समय ज्यादा दिखी हैं। तो वो चीजें जो ब्रह्म मुहूर्त में दिखती हैं, वो तो मतलब मैनिफेस्ट होने के चांस उसके बहुत ज्यादा होते हैं। और हाँ, मतलब जैसे मैंने ये नेपाल वाला जो देखा था प्लेन क्रैश का, वो तो एकदम देखा, और वो 4-5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद वो चीज़ हो गई। और मैंने वेरीफाई भी किया, तो वो चीज़ एग्जैक्ट वही हुई जो मैंने मतलब देखी थी। तो इस तरह से ना मैंने एक दो विजन और देखे हैं। जैसे कि एक विजन मैंने देखा है, वो है आपके न्यूक्लियर वीपन का। मतलब मैं क्या था कि मुंबई से, मतलब मैं अपने होम टाउन से मुंबई जा रहा था, ट्रेन में था उस समय में, और मेरी नींद लगी हुई थी। और उस समय रात के करीब 4 से 5 बज रहे होंगे। और मतलब नॉर्मली नींद थी, मतलब ज़्यादा गहरी भी नहीं कह सकते और ज़्यादा मतलब ऐसी भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छी खासी नींद थी। उस समय मैंने ये देखा कि किसी कंट्री ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया है। उस रॉकेट को अलग अलग कंट्री में लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज के लोग जो है ना, इंटरसेप्ट कर रहे हैं कि ये रॉकेट अभी यहाँ से निकल चुका है, अभी यहाँ पहुंचा है। इस तरह से इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और लास्ट में फिर वो एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके गिरता है। और उसके बाद जो है ना, पूरा घमासान चालू हो जाता है। घमासान मतलब सभी कंट्रीज फिर अपना अपना तैयारी करने लगती हैं वीपन्स छोड़ने की। और ये क्योंकि एटॉमिक वीपन होता है, तो उसके कारण जो है नुकसान ज्यादा होता है उस कंट्री में जहाँ पे वो छोड़ा जाता है। तो फिर सभी कंट्री जो है वो अपना अपना तैयारी चालू कर देती हैं, फाइट का, वॉर का। और फिर चारों तरफ फिर सभी अलग अलग कंट्रीज का घमासान मच जाता है। ये मैंने देखा। अभी मैंने कंट्रीज के नाम नहीं लिखे, नहीं लिए कि किसने ये छोड़ा और कहाँ पे गिरा। लेकिन हाँ, ये मैंने विजन में देखा था। एक विजन मैंने देखा था कि मैं अपने होम टाउन में हूँ, और वहाँ पे प्रॉपर मतलब जो फाइटर जेट्स होते हैं और जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो सब मतलब आसमान में
ट्रेवल कर रहे हैं और जनता होती है, जनता मतलब पब्लिक, आम पब्लिक, वो सब क्लैपिंग्स कर रहे हैं, मतलब कि भारत मतलब किसी कंट्री को युद्ध में पटक नहीं देता है, और लोग उसका जश्न मना रहे होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली वो मतलब पीओके से रिलेटेड मुझे लगा कि मतलब पीओके में जो भी जंग वंग हुई तो उसके बाद इंडिया ने मतलब उसको कैप्चर किया, और इस तरह से मतलब काफी कुछ मतलब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आसमान में जो हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं सेना के, ये सब मैंने देखा था। एक मैंने विजन देखा था अंधेरे का, कि मतलब मैं अपने होम टाउन में हूँ, और वहाँ पे मतलब कुछ तो ऐसा होता है घटना कि चारों तरफ एकदम अंधकार हो जाता है, मतलब क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है एकदम। और वो मोस्ट प्रोबेबली धुआं होता है, धुआं मतलब जो या तो वीपन्स के थ्रू जनरेट हुआ होगा या तो किसी भी माध्यम से, लेकिन इतना ज्यादा घना धुआं रहता है और लोग, सभी लोग एकदम भय के माहौल में हो जाते हैं। मतलब एकदम सभी लोग जो है ना चिंतित हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। और चारों तरफ फिर मैं देख रहा हूँ धीरे 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 आसमान में वो फैलता है, सूर्य पूरा कवर हो जाता है, और सूर्य की हल्की सी रोशनी भी नहीं आ रही होती एकदम, मतलब दिन में एकदम पूरा डार्क हो जाता है, और लोग अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। और उसके बाद जो है मतलब चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से फिर बाद में फिर लाइट वाइट भी चली जाती है, लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा मतलब एक डर रहता है कि यार लोग अपने अपने घर में इसलिए आते, कुछ बाहर जाके खिड़कियों से देख रहे होते हैं यार क्या हो रहा है। और मैं भी जब देखता हूँ तो एकदम पूरा आसमान जो है मतलब ब्लैकिश धुएं से मतलब हो जाता है। तो वो क्लाउड नहीं थे, क्लाउड यदि होते विजन में तो लोगों में इतना डर नहीं होता। और वो स्मोक ही था जो कि चारों तरफ फैल गया था आसमान में, और लोग जो है दहशत में आ गए थे। ये एक मैंने देखा। एक विजन में मैंने देखा था कि जो ये यूएफओ होता है ना, यूएफओ, यूएफओ टाइप का एक मतलब चीज है, और वो घूम रही है आसपास। और घूमते घूमते वो क्या कर रहा है यूएफओ कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहा है, और उनको अपने मतलब विमान में बिठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो असफल हो जाता है। फिर बाद में वो यूएफओ जो है ना तेजी से निकल जाता है। एक ये विजन मैंने देखा था। और इसके अलावा ना मतलब मतलब काफी विजन्स मैंने देखे हैं टर्बुलेंसेस के, कि मतलब जो फ्यूचर में जो टर्बुलेंसेस होने वाले हैं। जैसे कि एक मैंने देखा था सिविल राइट्स का। उसमें क्या था कि आ, मतलब लोग जो है ना आपस में झगड़ रहे हैं अलग अलग जगह पे, मतलब पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे ये सब चल रहा है। और बहुत सारे जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे ना लोग माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं प्रॉपर, कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ना वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जगह को, और दूसरी जगह जा रहे हैं ना, और ये सब लड़ाई वगैरह चल रही हैं। तो ये सब जो है विजन में मतलब मैंने देखा। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल रिजाइम्स की बात करो, या फिर तो भविष्य मालिका में लिखा है काफी चीजें, या फिर नॉस्ट्रेडमस ने कहा है कुछ चीजें, या फिर अलग अलग जो प्रोफेसीज हुई हैं, तो इससे रिलेटेड भी कुछ कुछ मतलब मुझे दिख चुका है। और इसमें कुछ चीजें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, कुछ चीजें अभी होनी है। जैसे वो अंधेरा वाला जो मैंने देखा था कि चारों तरफ अंधेरा हो गया, या फिर वो न्यूक जो छोड़ दिया गया और उसको अलग अलग कंट्री इंटरसेप्ट कर रही हैं, ये सब चीजें जो है ना, ये विजन में मतलब एकदम क्लियर दिखा मुझे कि यार ये चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं। हिडन पोर्टल जी, आपको भी विजन्स आते हैं कुछ? आप भी थोड़ा शेयर कीजिए। तो जितनी ये प्रोफेसीज हैं एक्चुअली, तो मतलब जैसे वेस्टर्न यदि हम ग्रंथ लेते हैं, जैसे कि तौरात है, टैलमुड है जो कि यहूदियों के ग्रंथ हैं, इंजील है जिसको कि क्रिश्चियन भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान है, और भी बहुत सारे वेस्टर्न धर्म ग्रंथ है। उसमें तो काफी मतलब लिखी हुई हैं चीजें एंड टाइम्स की, कयामत का दिन या फिर एंड टाइम। तो एक पर्टिकुलर पीरियड है ये तो,
मतलब उनके हिसाब से तो ये चल ही रहा है। और जो 2030 का इन्होंने जो डेडलाइन दिया हुआ है, तो उनको ये चीज़ पता है कि 2030 के पहले पहले ये चीज़ें होनी है। और इन्होंने जो जॉर्जिया गाड़ी स्टोर बनाया था यूएसए में, जॉर्जिया नाम की जगह पे, तो वो उनको कमांडेंट्स मिले थे करीब 19। और जिनको कमांडेंट्स मिले थे वो मतलब, एक मिनट, एक मेरा कॉल आ रहा है। या बेंटेन जी, आर यू देयर? जी भैया बताइए। हाँ हाँ। तो एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था एक, तो थोड़ा जी जी। डिस्टरबेंस हो गया। हाँ, तो ये जितने भी मतलब प्रोफेसीज एंड टाइम्स के बारे में लिखी हुई है ना, तो ये सब चीजें मतलब होनी तो है, नो डाउट। और इनको जो कमांडेंट्स मिले थे ना, खासकर ये मिले थे, ज्यूस को मिले थे, जो टॉप लीडर्स हैं उनके, 1970 के आसपास। तो उन्होंने, उनका एक रूल है ना कि वो पब्लिक को भी बताते हैं कि भाई ये चीजें तो होनी है, या फिर उनको ये चीजें वो करने वाले हैं फ्यूचर में। तो उसको लेके ना वो गाइड स्टोन बनाने वाले थे 1970 के आसपास ही, लेकिन उनको ना प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी, या फिर उनको प्रॉपर वैसा मतलब इंडिकेशन नहीं मिल रहा था कि ये कहाँ बनाया जाए। लास्ट में उन्होंने बनाया था जॉर्जिया में 1980 के आसपास। और उसमें वर्ल्ड की अलग अलग 6 लैंग्वेजेज हैं, जो मेजर लैंग्वेजेज हैं, उसमें वो कमांडेंट्स प्रॉपर लिखे थे। तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि 2030 तक जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन 50 करोड़ के नीचे लानी है। और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो वो बाद में तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब ये जो गाइड स्टोन है। लेकिन उसके पहले मतलब आप गूगल कर सकते हो, उसमें जो लिखा हुआ है अलग अलग कमांडेंट, तो ये ना अपने कमांडेंट्स को लेके मतलब बहुत ज्यादा वो रहते हैं, मतलब सिंसियर। तो ये उसको करेंगे ही करेंगे। मतलब आप ये मत सोचो कि ये चीजें मतलब हो सकता है कि हो सकता है ना हो। ये चीजें होनी है, क्योंकि वो तो एक कमांडेंट्स फॉलो करेंगे, दूसरा उनके जितने भी वेस्टर्न बुक्स हैं उसमें वो एंड टाइम्स को लेके ये चीजें लिखी हुई हैं। और वैसा वैसा हो भी रहा है। अब जैसे सिम्पसन करके जो कार्टून है, वो तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि किस तरह से इसमें प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की जाती है, और फ्यूचर का भी पूरा बता दिया जाता है। चाहे वो अभी बड़े इलेक्शंस हों वर्ल्ड के, चाहे वो ब्राजील में इलेक्शन हो, चाहे वो यूरोप की किसी कंट्री में हो, या फिर साउथ एशिया पैसिफिक में हो, या फिर यूएसए में हो, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, कौन जीतने वाला है, वो तक वो बता देते हैं। और फ्यूचर में क्या पेंडेमिक होने वाला है, क्या वॉर होने वाले हैं, वो सब चीजें वो सिम्पसन कार्टून के थ्रू बता देते हैं। और अभी ना क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को विजन आ रहे हैं, मतलब। और ये भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है, और भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि मतलब ये सब जब समय चालू होगा ना, तो लोगों को, मतलब आम लोगों को ये चीजें दिखने लगेंगी, मतलब विजन आने लगेंगे कि फ्यूचर में ये सब चीजें होने वाली हैं। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि ये स्पिरिट वर्ल्ड का भी एक रूल होता है, नेचर का भी एक रूल होता है कि वो इंडिकेशन देती है। जैसे कि कहीं भूकंप आता है, तो नेचर तो इंडिकेशन पहले से दे देती है, तभी तो वहां पे जो पक्षी होते हैं, या फिर जो कुत्ते या फिर बिल्लियां होती हैं, वो वैसी हरकतें करने लगते हैं। तो उनको पहले से इंडिकेशन रहता है, तभी तो करते हैं ना वो। तो नेचर भी पहले से ही इंडिकेशन देती है। जो आप लोग अभी बात कर रहे थे कि यार नेचर में इतने चेंजेस हो रहे हैं, जैसे तूफान आ रहे हैं, या फिर बारिश हो रही है गर्मी के मौसम में, तो ये नेचर अभी इंडिकेशन दे रही है। और मतलब इंडिकेशन के साथ साथ वो एक तरह से चेंजेस जो हो रहे हैं वो भी दर्शा रही है कि यार मतलब नेचुरल डिजास्टर्स भी होने हैं, मैनमेड भी होने हैं। तो मैनमेड, और मैनमेड तो वो आदमी ही करेगा, मनुष्य ही करेगा, अलग अलग कंट्रीज करेंगी। लेकिन जो नेचुरल है वो तो चल ही रहा है। और नेचुरल डिजास्टर्स में तो आने वाले समय में काफी ज्यादा डिजास्टर्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक के बारे में कहा गया है, या फिर सुनामीज के बारे में कहा गया है, सोलर फ्लेयर्स के बारे में कहा गया है। कि सोलर फ्लेयर्स तो हर 12 साल में आते हैं, लेकिन अभी जो इस पीरियड में आएंगे सोलर फ्लेयर्स, तो वो काफी इंटेंस होंगे।
मतलब सोलर फ्लेयर की क्या खासियत है कि जब ये सोलर फ्लेयर्स आते हैं ना, तो मतलब उससे जो रेडिएशन निकलते हैं उससे आपका जीन्स जो होता है ना, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, वो तक अफेक्ट होती है। और जो अपने यहाँ जैसे हर 12 साल में कुंभ होता है ना, तो वो हर 12 साल में सूर्य में हीलियम का विस्फोट होता है। वो जापानी साइंटिस्ट ने उसको प्रॉपर स्टडी भी किया हुआ है। तो उसका उससे रिलेशन है, जो कुंभ का मेला होता है और वो सब गैदरिंग होती है, वो मतलब अर्थ की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, मतलब कुंभ मेला। और सेकंड नंबर की जो गैदरिंग होती है वो काबा की होती है। थर्ड नंबर की जो गैदरिंग होती है वो सबरीमला टेम्पल की होती है। तो ये जो गैदरिंग होती है ये ऐसे ही नहीं होती है, ये इसका कुछ ना कुछ पर्पस तो है, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। और इसका जो रिलेशन है वो स्पिरिचुअल है। दूसरा, इसमें एनर्जी साइंस इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं। ये जो गैदरिंग होती है, मास गैदरिंग जिसको कहते हैं। तो जो कुंभ होता है ना, कुंभ में हर 12 साल में एक जगह पे होता है। वैसे 3 लोकेशन है ना, तो उन 3 लोकेशन में मतलब देखा जाए तो 4-4 साल में उनकी बारी आती है। तो हर 12 साल में उसी समय जो सन है, मतलब सूर्य है, उसमें हीलियम का विस्फोट होता है, जिसको अपन सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। और उससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो आपके जो जेनेटिक संरचना है उसको तक प्रभावित करते हैं। मतलब किस लेवल पे प्रभावित करते हैं आप समझ सकते हो। तो उस समय फिर ये सब जो रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि वहां पे लोग स्नान करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, या फिर मतलब अलग अलग जो गुरु हैं, महात्मा हैं, उनका वो दर्शन कर रहे हैं या फिर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो ये सब वो उसी को ध्यान में रख के ही बनाई गई थी, मुझे लगता है जहाँ तक। तो ये सब चीजें मतलब फ्यूचर में तो मतलब होनी है, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड, ये दोनों ही होने हैं। और लोगों को विजन्स भी आ रहे हैं, अलग अलग लोगों को बुक्स में भी लिखा हुआ है। और वैसा अभी अपन करंट सिनेरियो देखें तो वैसा चल भी रहा है। 2020 से जो चालू हुआ है, तो 2021 में भी हमने काफी कुछ देखा, 2022 में भी मतलब कन्फ्लिक्ट्स चालू हो गए। जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी तरफ लोग बढ़ने लगे। ये सब चीजें धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रही हैं, तो हर ईयर इंटेंसिफाई होती रहेंगी। अब जैसे 2023 अभी चल रहा है, 2023 में आप देखोगे कि वो वॉर फ्रंट तो खुलने ही खुलने हैं, अलग अलग कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट्स होने हैं, अलग अलग वॉर लॉर्ड्स आने हैं, अलग अलग वॉर फ्रंट्स खुलने हैं। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, और इसको बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं ले सकते कि हम पूरी सुबह से लेकर शाम तक इस बारे में सोचें। ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए सब मतलब हमें प्रिपेयर तो होना चाहिए सभी लोगों को, मतलब मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। और मतलब एज अ कंट्री मैन, एज अ फैमिली मेंबर, एज एन इंडिविजुअल, मतलब हर तरह से लोगों को इसके लिए तैयार तो होना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर ना तेजी से चेंज होता है। अभी जैसे जब 1947 के पहले जो लोग मतलब सिंध में रह रहे थे उनको नहीं पता था कि यार बंटवारा हो जाएगा या बंटवारा होने वाला है। लेकिन वो हुआ ना, और वहां मतलब कितना बड़े एक मतलब मानव समूह ने माइग्रेट किया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स गई। और उसके पहले मतलब 1947 के पहले वहां पे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाई जा रही थी। वहाँ के जो सेठ लोग थे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना रहे थे, बड़े बड़े इमारतें बना रहे थे, रोड बन रही थी, सड़कें बन रही थी, काफी कुछ हो रहा था। लेकिन जब 47 में डिवीजन हुआ तो वो सब दरकदर रह गया, तो लोगों को पता नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन जो टॉप नोच ऊपर बैठे लोग रहते हैं उनको काफी कुछ पता होता है। तो वैसे आम लोगों को नहीं पता होता ना, तो ये चीजें मतलब एकदम से एस्केलेट होती हैं। मतलब हम यदि सोचें कि यार अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि फ्यूचर में ये सब चीजें होंगी, कि वर्ल्ड वॉर एकदम एस्केलेट हो जाएगा, या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन चालू हो जाएगा, या फिर कोई नई बीमारी आ जाएगी, या फिर एजेंडा जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा। लेकिन वो चीजें कब चालू हो जाए पता नहीं। जैसे भाई पैंडेमिक आई, वो किस तरह से पूरा टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों में फैलाया गया, फिर उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया ना, मतलब लोग उसके लिए तैयार कहाँ थे। लेकिन हुआ वो चीज। तो ये तो खाली उनकी डेमो थी, मतलब डेमो था एक तरह से कि ये किस तरह से टेस्टिंग जो होता है ना, टेस्टिंग
तो इनका जो टेस्टिंग पैड है वो है चाइना। चाइना और यूक्रेन जो है ना, इनका टेस्टिंग पैड है। और वहां पे ये पहले पूरा टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें करनी है तो इसको हम यूक्रेन या फिर चाइना में टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे इसको करेंगे। तो वो ऑलरेडी अपनी टेस्टिंग डेमो वो सब कर चुके हैं। डिपॉपुलेशन जो है उनका एक एजेंडा। भाई बिल गेट्स ने तो अपनी बुक में लिखा हुआ है डिपॉपुलेशन को लेके साफ साफ। और उसके जो अलग अलग स्टेटमेंट है वीडियोस में कहा गया है। और बाकी कार्ल स्वैब की जो बुक है द ग्रेट रिसेट, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? वो तो साफ साफ लिख रहे हैं, मतलब बुक छाप रहे हैं, बुक पब्लिश हो रही है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसमें वो लिख रहे हैं। अब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है वो। एक मतलब पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हैंडल कर रहे हैं। वो यदि लिख रहे हैं कि ड्यू पॉपुलेशन या ग्रेट रिसेट या फिर फ्यूचर में आने वाली क्या क्या चीजें होने वाली हैं, एजेंडा 2030, तो ये कोई मजाक नहीं है, कोई हॉक्स हॉक्स नहीं है। ये रियलिटी है जो कि धीरे 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 हो नहीं है। और ये 2030 के पहले ही उनका मतलब टारगेट, मतलब 2030 मतलब 2030, उसके बाद वो जाने नहीं है उनको। जो करना है उसके पहले करना है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इंडियंस की प्रिपरेशन क्या है? इंडियन की प्रिपरेशन मतलब उस लेवल की नहीं है। इवन बाहर के लोगों की भी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि मतलब जनता तो कंट्रोल्ड है ना, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जो पब्लिक है उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन उनका कंट्रोल पूरी तरह से एक तरह से गवर्नमेंट्स या फिर जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसके हाथ में रहता है। तो अपने हाथ में क्या है उसको अपन को सोचना चाहिए। मतलब व्हाट वी कैन कंट्रोल, मतलब हमें उसी चीज की चिंता करनी है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अपने खुद को कंट्रोल कर सकते हैं हेल्थ वाइज। सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे, फिट एंड फाइन नहीं रहोगे, तब तक ना तो आप खुद की हेल्प कर पाओगे, ना फैमिली की हेल्प कर पाओगे, ना देश की, ना अपनी समाज की। सबसे पहले तो आपको खुद खुद का निर्माण करना होगा। का निर्माण मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली। और पूरी तरह से आप इसमें मतलब कंस्पिरेसी थ्योरीज या फिर इसमें चिंताओं में लग गए तो वो भी गलत है। और आपने इसको टोटल इग्नोर कर दिया तो वो भी गलत है। मतलब दोनों चीजों को ध्यान में रख के करना है। क्योंकि चीजें तो होनी है, मैन मेड भी होनी है और नेचुरल डिजास्टर्स भी होने हैं। उसको लेके कैसे प्रिपेयर होना है वो ज्यादा जरूरी है। अब जैसे हम अलग अलग ग्रुप में मैं देखता हूँ कि यार स्पिरिचुअलिटी को लेके बात चल रही है। लोग सतयुग में जाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए कोई बोल रहा है भगवान के भजन करो, कोई कह रहा है कि आप तो खाली 5D का मेडिटेशन करो, कोई कह रहा है कि आप तो बस नॉनवेज खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बस आप चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है। देखो, मानव जाति ने विकास किया है हमेशा। और यहाँ पे प्रकृति विकासवाद के सिद्धांत को फॉलो करती है। कुछ लॉ होते हैं वो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, यूनिवर्सल लॉज। और कुछ लॉज होते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लॉ होते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ हैं और जो स्पिरिचुअल लॉ हैं, ये एक अलग ही चीज है। मतलब जैसे कि यूनिवर्सल लॉज में या फिर नेचर का लॉ जो है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है विकासवाद का सिद्धांत, मतलब द रूल ऑफ प्रोग्रेशन। इसमें ये है कि भाई आप मतलब एज अ इंडिविजुअल या एज अ मानव जाति, एज अ ह्यूमन रेस प्रोग्रेस करते हो। तो आप देखो कि आज से हजारों साल पहले से लेके मानव जाति यहाँ तक आई है। इतने सारी मतलब एडवांसमेंट हुए हैं और इतनी सारी चेंजेस भी हुए हैं। तो प्रोग्रेस तो किया है, नो डाउट। लेकिन आने वाले समय में आप क्या सोचते हो कि ये चीजें बिल्कुल काम नहीं जाएंगी, ये चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। हाँ, वॉर होंगे, कैलामिटीज आएंगी, डिजास्टर्स होंगे, लेकिन उसके बाद फिर मानव जाति फिर इवॉल्व होगी। इवॉल्व किस तरह से होगी कि भाई अभी लोगों की मेंटेलिटी बहुत ज्यादा गिर गई है ना। मतलब परपीड़ा में लोगों का ज्यादा रुचि रहती है। मतलब अपने यहाँ तो कहा गया है कि भाई परहित सरस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब
परहित मतलब दूसरों का हित करना जो है वो एक तरह से धर्म है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना वो धर्म है। तो अभी आप देख रहे हो, चाहे वो वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो, चाहे अलग अलग गवर्नमेंट हो, या फिर लोगों की मेंटेलिटी वो दूसरों को पीड़ा देने वाली ज्यादा है। तो ये चीजें वाइप आउट होनी है। और क्योंकि मानव जाति की एक आदत है ना कि वो एडजस्ट करना बहुत अच्छे से जानती है, तो छोटी मोटी चीजें होती हैं, छोटे मोटे कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसी डर्रे पे आ जाते हैं। तो इसलिए जो है, ये अब बड़े लेवल पे होनी है चीजें, चाहे वो नेचुरल प्रॉब्लम्स हो या मैन मेड हो। जब बड़े लेवल पे होंगी तब मानव जाति जागती है। तब मतलब मास लेवल पे परिवर्तन होता है। तब जो लोग हैं सुधरते हैं मास लेवल पे। अभी तो क्या, छोटी मोटी कोई घटना होती है, फिर कुछ भी होता है, रेवोल्यूशन होता है, वो लोग कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो जो एक दूसरे से जो नैसर्गिक प्रेम होता है, मतलब प्राकृतिक, जिसको कहते हैं ना कि हाँ, केयर करना, जैसे कि प्रकृति में होता है, वैसा मनुष्य में नहीं है ना अभी। मनुष्य जाति इतनी ज्यादा गिर गई है कि उसमें जेलिसी, या फिर उसमें हेट, या फिर उसमें रिवेंज की भावना, या फिर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की भावना, मतलब ये सब चीजें भरी हुई हैं। और लोग कर भी रहे हैं। हर कोई नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी तो ये है ना। और लोग ऑटोमेटिक मतलब एक तरह से इंक्लाइन होते हैं नेगेटिविटी के तरफ। तो ये अभी का मतलब रियलिटी है। रियलिटी है इन द सेंस कि आप जैसे न्यूज़ पढ़ना चाहोगे, तो न्यूज़ में आपको जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा क्यों दिखाई जा रही हैं? क्योंकि वो लोगों का टेस्ट हो गया है ना। लोग नेगेटिव न्यूज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और अच्छी न्यूज़ है उसको भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम पढ़ते हैं, मतलब उसको पढ़ने वाले लोग कम हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब जब मास लेवल पे होंगी ना, तब चेंज आएंगे पूरी मानव जाति में, तब मानव जाति प्रोग्रेस कर जाएगी। और जिसको कहते हैं अवेकनिंग, या वो मास लेवल पे होगा, मतलब इंडिविजुअल एक दो के साथ नहीं, मतलब मास लेवल पे अवेकनिंग होगी। और मास लेवल पे लोग अच्छाई की तरफ जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि भाई हम पूरा बैकवर्ड चले जाएंगे। हम एकदम आज से मतलब 1000 2000 साल पहले के युग में चले जाएंगे, जहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना बिल्डिंग्स हैं। ऐसा नहीं है। ये सब चीजें भी रहेंगी, हाँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी बड़ी कंट्री, वो तहस नहस हो जाएंगी। अब जैसे लंदन के बारे में तो लिखा है, वो तो पानी में ही डूब जाएगा। बहुत और भी इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज वो भी पानी में सबमर्ज होने वाली हैं। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर से भी होंगी, मैनमेड से भी होंगी, दोनों से होना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज से 1000 साल पहले हम के युग में रहने लगेंगे, जहाँ पे लैंप जल रही है, दिया जल रहा है, लाइट ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी भी रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी का फेयर यूज होगा। अभी क्या है, बेहताशा अंधाधुंध यूज हो रहा है, मतलब बिना किसी दिमाग को लगाए हुए। मतलब कोई ये नहीं देख रहा है कि प्रकृति को उससे क्या नुकसान हो रहा है, या अपनी खुद की बॉडी को क्या नुकसान हो रहा है। अब इसे हम बहुत सारे उपकरण ऐसे यूज करते हैं गाहे बगाहे कि उससे हमें भी नुकसान हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी यूटिलिटी है, और मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि भाई, यदि आप वो सब चीजें यूज नहीं करोगे तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे, या फिर समाज आपको बैकवर्ड कहने लगेगा। तो मतलब हमें एक तरह से फ्रीडम नहीं है, हमें यूज मजबूरी में भी करना पड़ रहा है, या फिर उसकी यूटिलिटी ऐसी है कि हमें करना पड़ रहा है, लेकिन हमें भी वो कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचा रही है, प्रकृति को तो पहुंचा रही है। प्रकृति का तो सोचता ही नहीं है ना मानव, या फिर जो बाकी लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचता है कि भाई उनको क्या नुकसान होना है। उनको तो बस मतलब अपना बिजनेस करना है, या फिर नया इन्वेंशन करना है। इन्वेंशन नया तो कर लिया, लेकिन उसके नुकसान क्या है उसकी स्टडी कौन करेगा? तो वो सब भी हो रहा है। तो फिर बाद में ऐसा नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, चालू रहेंगी वो भी, लेकिन उसका फेयर यूज होगा। जहाँ जो जरूरत है वैसा यूज होगा, और उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि ये प्रकृति को नुकसान नहीं हो रहा है, या फिर सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा है। और लोगों में ना एक आत्मीयता रहेगी। मतलब आत्मीयता मतलब लोग एक दूसरे को हेट की निगाह से नहीं देखेंगे, लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, लोग एक दूसरे की केयर करेंगे, लोग एक दूसरे को मतलब नॉलेज शेयरिंग करेंगे ना, एक तरह से इवॉल्व करेंगे एक दूसरे को। अभी लोग एक दूसरे को इवॉल्व नहीं करते हैं, एक दूसरे को टांग खींचने में लगे होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे होते हैं। इतने ज्यादा इगोइस्टिक लोग हैं, बड़े बड़े संत महात्मा इगोइस्टिक हैं। बड़े बड़े जो
पोजीशन पे बैठे लोग हैं वो इगोइस्टिक हैं। उनको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि हाँ उनकी वाहवाही हो जाए बस। किसी को कैमरे की लत लग गई है, किसी को न्यूज की लत लग गई है, बड़े बड़े लोग, मतलब उनको जब तक उनके बारे में वाहवाही ना हो तब तक उनको मजा ही नहीं आता है। तो ये तो अभी की कंडीशन है। तो ये सब जो सिस्टम है पुराना, यही सब चेंज होना है। जैसे बैंकिंग का मायाजाल तो सभी ने पढ़ा होगा, क्या है बैंकिंग का मायाजाल, तो वो सब भी खत्म होना है। और जो एक तरह से वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब सैटेनिक पावर्स के द्वारा, या फिर बहुत सारी चीजें आप सबको पता ही होगा वो तो वो सब चीजें चेंज होनी है। ऐसा नहीं होना है कि हम एकदम आज से 2000 साल पहले के युग में चले गए। हम इवॉल्व ही करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम, हाँ टेक्नोलॉजी जो है जिस तरह से अभी यूज हो रही है, बेहताशा बेहताशा यूज ना होके उसका संतुलित, और जितना मतलब फेयर यूज होता है, हॉलिस्टिक यूज होता है, उतना ही होगा। लेकिन ये नहीं होने वाला कि हम बस पूरी तरह से पूजा पाठ और सब इसी में हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी आपकी मटेरियल लाइफ में कभी भी बाधा नहीं बनती है। तो स्पिरिचुअलिटी तो हमेशा ये कहती है आप इवॉल्व हो, आप अपना जीवन सुखमय व्यतीत करो। स्पिरिचुअलिटी तो ये कहती है। स्पिरिचुअलिटी ये थोड़ी ना कहती है कि भाई आप मर मर के जियो, आप जो है पूरे समय उपवास करते रहो, पूरे समय आप भगवान का ही नाम लेते रहो। भाई भगवान का नाम पूरे समय आप लेते रहोगे तो आप काम कब करोगे? दुनिया तो प्रोग्रेस ही रुक जाएगी। सब भगवान भरोसे हो गया, सब राम भरोसे हो गया, तो दुनिया की तो प्रोग्रेस रुक जाएगी ना। दुनिया कैसे इवॉल्व होगी? तो भगवान खुद नहीं कहते हैं कि भाई मेरा नाम लेते रहो। मान लीजिए आप अपना खुद का एग्जाम्पल ले लो। आप 2 सेकंड के लिए मान लो आप भगवान हो। अब पूरी दुनिया की लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, यार मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आप बोलोगे मेरा पीछा छोड़ो, है ना, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। आप यही कहोगे ना। तो भाई भगवान खुद नहीं चाहता कि भाई सब उन्हीं पे डिपेंड रहे। भगवान ने आपको बॉडी दी है, हाथ पैर, बुद्धि, आत्मा, ज्ञान प्रज्ञान सब दिया हुआ है। इसलिए दिया है ना कि आप खुद भी तो कुछ कर पाओगे, खुद भी तो कुछ करोगे। सब कुछ भगवान भरोसे तो भी ना होना है। और कलयुग है, ये कलयुग है, मतलब कलयुग में, मतलब भगवान भी कहीं ना कहीं से कलयुग से अफेक्टेड हैं, और देवी देवता भी अफेक्टेड है। यदि अफेक्टेड नहीं होते तो कलयुग में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, इतनी निराकृष्ट घटनाएं होती ही नहीं। क्यों होती हैं बताओ आप? यदि प्रकृति में इतना, मतलब देखा जाए तो कलयुग में तो सैटेनिक पावर्स जो है उनको एक तरह से वरदान ही मिला हुआ है कि हाँ चलो ठीक है, अंधेरे का समय है, तो अंधेरे के समय में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे होते, अपना काम कर रहे होते हैं। तो वैसे सैटेनिक पावर्स हैं या इविल पावर्स हैं, वो कलयुग में पावरफुल है, नो डाउट। तो लेकिन इतनी ज्यादा अति हो गई है अभी कि अब उसको चेंज होना पड़ेगा। और ये चेंज जो है जनता ही करेगी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है अवतारवाद है हमारे हमारे यहाँ, अवतार तो आएगा अपना काम करेगा, लेकिन अवतार के साथ बहुत सारे लोग भी आते हैं। तो वैसा 1 लाख से ऊपर, मतलब कुछ लोग 1,44,000 कहते हैं, कुछ लोग 1.25 लाख कहते हैं। डिवाइन सोल्स हैं, वो भी तो, उन्होंने भी तो जन्म लिया है, वो भी तो अपना काम करेंगे। सबका अपना अपना रोल रहता है। तो सबको ही कर्म करना है, सबको ही अपने आप को इवॉल्व करना है, और हर तरह से करना है। स्पिरिचुअलिटी कभी ये नहीं कहती कि आप जो है अपनी, मतलब रिलेशंस को छोड़ दो, अपनी फैमिली को छोड़ दो, आप एकदम एग्जिट मोड में चले जाओ, क्विट मोड में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर सिक्लूडेड हो जाओ, आइसोलेटेड हो जाओ। वो तो ऋषि मुनि पुराने जमाने में आइसोलेटेड होते थे, इसलिए होते थे क्योंकि उनको एकांत चाहिए होता था अपनी खोजों के लिए। इन्वेंशंस करते थे वो वहां पे। तो जब आप खुद भी, जब यदि साइंटिस्ट होते तो आप क्या करते? आप अपनी एकांत में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते, नई नई खोजें कर रहे होते। तो वो इसलिए सिक्लूड होते थे, इसलिए आइसोलेट होते थे। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सांसारिक जीवन में रह रहे हो और आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप आइसोलेशन में पहुंच गए। और वैसा नहीं है भाई, उसका कुछ पर्पस होता है ना। देखिए बिना
जिस तरह से कर्म और फल का संबंध होता है, उसी तरह से कार्य और कारण का संबंध होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो यदि आपने इतना जो पढ़ते हो आप अलग अलग चीजें, तो उसमें आप ये भी तो सोचो कि भाई इस कारण क्या था, रीजन क्या था, रूट कॉज क्या था। वो रूट कॉज यही होता है कि अब जैसे आप ऋषि मुनियों के बारे में सोचते हो, या देवी देवताओं के बारे में सोचते हो, या महान हस्तियां उनके बारे में सोचते हो कि यार वो तो ऐसा करते, तो मैं भी उनकी नकल कर लेता हूँ। भाई नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप ये सोचो कि ये ऐसा क्यों करते थे। यदि ऋषि मुनि जो हैं पुराने जमाने में जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना के रह रहे हैं, और वहां पे वो सिक्लूडेड रह रहे हैं, मतलब आम जनता से, आबादी से, या फिर जो कॉलोनी होती है उससे दूर रह रहे हैं, उसका रीजन होता था कि भाई वो एक तो ईश्वर को प्राप्त करने की खोज में लगे रहे, दूसरा वो एक्सपेरिमेंट करते। ऋषि जो है मेनली उनका जो काम था वो साइंटिस्ट ही थे। वो उस जमाने के साइंटिस्ट थे। जो कि जैसे कि अभी आप क्या समझते हो, प्रकृति जो है खुद ही इवॉल्व होती नहीं। अभी बहुत सारे, जैसे कल ही परशुराम जयंती थी। परशुराम जो है एक ऋषि थे और वैज्ञानिक थे, मतलब उन्होंने कृषि विज्ञान को बहुत उन्नत किया था उन्होंने। अब से बहुत सारे जो बीज हैं, जैसे जौ है, बाजरा है, मटर है, ये सब उन्होंने पूरे डेवलप किए थे। आप यदि ये सब चीजें हर जगह होती, प्रकृति ने बनाई होती, तो ये चीज अमेरिका में भी हो रही होती, अफ्रीका में भी हो रही होती, वहां पे नहीं होती। जब वहां के जंगलों में ऑटोमेटिक उग रही होती हैं ये सब चीज, नहीं उग रही ना यहाँ के, मतलब लोगों को ये चीजें क्यों मिली हुई हैं? क्योंकि वो चीजें डेवलप की हुई हैं, ऋषि मुनियों ने डेवलप की हैं। मतलब अलग अलग अनाज हैं, अलग अलग जो बीज हैं, वो प्रॉपर डेवलप किए गए हैं यहाँ पे ऋषि मुनियों ने। और जो अपने यहाँ जो पंच महाभूत का सिद्धांत है, उसको पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। आप सूर्य सिद्धांत पढ़ोगे, सूर्य सिद्धांत में आप एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये रियलिटी में होता है, लोगों ने करके दिखाया है। जो महाअवतार बाबा के जो शिष्य लोग हैं, उन्होंने करके दिखाया। गुलाब के फूल को गेंदे का फूल बना के दिखा दिया उन्होंने, सामने सामने, सूर्य सिद्धांत के वैज्ञानिक चीजों का यूज करके। तो अपने यहाँ कभी भी आध्यात्म और विज्ञान अलग अलग चीजें नहीं थी, वो एक दूसरे का पार्ट थे। तो लोगों में मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि ये अंधकार का युग है ना, तो लोगों में इतना ज्यादा भर दिया गया है कि यार ये चीजें ऐसी थी, वो चीजें वैसी थी। भाई यहाँ कलयुग में तो कहा गया है कि जो जिसने कह दिया उसी को लोग सच मान लेंगे। तो यही तो प्रॉब्लम है। भाई आपको यदि कोई भी कुछ कह रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म में कि हाँ ये चीज सही है, बाकी चीज गलत है, तो आपको उसकी बात सुननी तो है, लेकिन खुद का दिमाग लगाना है कि कॉज क्या है, रीजन क्या है। खुद का लॉजिक भी लगाना है। कई लोग तो एकदम ऐसे होते हैं कि मतलब एकदम भक्ति भाव में अपना दिमाग पता नहीं कहाँ रख देते हैं। वो किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी अम, बुरे नेता के चक्कर में पड़ जाते हैं, बुरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लॉजिक है या फिर इंट्यूशन है, इंट्यूशन आपको गाइड करता है। इंट्यूशन भी आपको बहुत अच्छा मतलब गाइड करता है, इंट्यूशन भी वो साइड में रख दिया। तो हमें हर तरह से इवॉल्व होना है, मतलब स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, यदि हम लॉजिकल भी, ये नहीं हमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग छोड़ देनी है। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि यार धर्म में लॉजिक का कोई काम नहीं होता है, ये गलत है। ये सरासर गलत है। ये उन लोगों ने बना दिया है जिनके पास आंसर नहीं होते। ये उन्होंने ये प्रचलन में ला दिया है कि धर्म गुरु जो है उससे आप बहस मत करो, लॉजिक मत की बात मत करो, क्योंकि धर्म और लॉजिक का रिलेशन नहीं है। किसने कहा रिलेशन नहीं है? हमेशा रिलेशन रहा है। भाई अपने यहाँ शास्त्रार्थ हुआ करते थे, तर्क वितर्क हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? बड़े बड़े गुरु से कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी तर्क कर सकता था, खंडन मंडन कर सकता था। तो लॉजिक तो हमेशा हमारे साथ रहा है, हमारी संस्कृति में रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई धर्म में जो है लॉजिक काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ चीजें हैं जो कि आप लॉजिक से नहीं समझ सकते, लेकिन वो 1-2% ही हैं जिनको आप लॉजिक से नहीं समझ सकते। उसको आप एक्सपीरियंस करना होता है या फिर उसको फील करना होता है। लेकिन मैक्सिमम चीजें तो आप, मतलब उसमें लॉजिक भी काम आता है। तो भाई आपका स्पिरिचुअलिटी है, लॉजिकल ब्रेन है, आपका मन है, आपका शरीर है, ये सबको इवॉल्व और डेवलप तो आपको
खुद ही करना होगा, ये कोई दूसरा आके नहीं करने वाला है। ये तो पहला चरण है। उसके बाद आप अपनी फैमिली को ट्रांसफर कर पाओगे, उसके बाद आप सोसाइटी को अफेक्ट कर पाओगे, इम्पैक्ट कर पाओगे, उसके बाद जो है आप देश के लिए कुछ कर पाओगे। आप केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग बोलते हैं कि भाई आप सोचो और आपको मिलने लगेगा वो चीज़ें। वो टेम्पररी टेम्पररी चीज़ है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो आपको टेम्पररी रूप से चीज देता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार आप फील करो, आपको ये मिल रहा है वो मिल रहा है। हाँ, आप में पॉजिटिविटी आ गई और आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करने लगता है, लेकिन आपको जो चीज मिल रही होती है वो टेम्पररी होती है। आप उसको लंबे समय तक नहीं भोग सकते। उसके लिए भी आपको लॉजिक लगाना होता है। तो दिमाग अपनी जगह है, आत्मा अपनी जगह है, मन अपनी जगह है, और इन सबका जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है उससे ही तो लाइफ आगे बढ़ती है। तो एक तरफा नहीं होना है कि भाई हम एक तरफा हो गए कि हमने केवल स्पिरिचुअलिटी को ही अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया है और हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, वो सब छोड़ दिया, या फिर हम इतना चिंतामग्न हो गए कि यार फ्यूचर में तो अब कुछ होने नहीं है, भगवान ही एक सहारा है, भगवान का नाम जपो बस। भाई भगवान भी कह रहे हैं ठीक है, श्रद्धा भाव रखो, भक्ति भाव रखो, लेकिन आप क्या खाना खाना भूल जाते हो कि आप सांस लेना भी छोड़ दोगे? आप बोलो, आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्योंकि प्रकृति जो है ना वो, या फिर जो संसार है वो काम कर रहा है एक तरह से गिव एंड टेक से। भाई आप यदि ऑक्सीजन छोड़ रहे हो तो, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के काम आ रही है। पेड़ पौधे बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके काम आ रही हैं। वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन आपके काम आ रही है। तो प्रकृति में एक, मतलब आपको दोनों काम करना है। सर्विस टू सेल्फ भी करनी है, सर्विस टू अदर्स भी करनी है। तब जो है एक लाइफ प्रॉपर कही जाती है कि हाँ ये प्रॉपर लाइफ है। और स्पिरिचुअलिटी को लोग इतना ज्यादा गलत डिफाइन कर चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी आपकी मटेरियल वर्ल्ड की लाइफ में कभी भी बाधा नहीं बनती, कभी भी। स्पिरिचुअलिटी कहती है आप जितना इवॉल्व हो सकते हो उतना इवॉल्व हो, जितना प्रोग्रेस कर सकते हो उतना प्रोग्रेस करो। वो सही स्पिरिचुअल बंदा होता है। बाकी जो स्पिरिचुअलिटी कह रहा है कि यार ये स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वो पाखंडी है। क्यों? क्योंकि भाई यदि एक प्रॉपर आध्यात्मिक बंदा है ना, तो उसका मटेरियल वर्ल्ड भी अच्छा होगा, उसका रिलेशनल वर्ल्ड भी अच्छा होगा, उसका फिजिकल वर्ल्ड भी अच्छा होगा, उसका इकोनॉमिकल वर्ल्ड भी अच्छा होगा। क्योंकि एक प्रॉपर आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, उनको सभी चीजों का ज्ञान होता है। वो, मतलब आध्यात्मिकता जो है आपके सांसारिक जीवन में बाधा कभी नहीं बनता। हाँ, आपका सांसारिक जीवन आपके आध्यात्मिक की यात्रा में बाधा बन सकता है, लेकिन आपका आध्यात्मिक जीवन आपके संसार की कामों में बाधा नहीं बन सकता। पहले कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग होते थे, जब युद्ध होता था तो वो भी लड़ते थे। भाई द्रोणाचार्य को ले लो आप, या फिर जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, है ना, विश्वामित्र ले लो, या फिर महर्षि परशुराम ले लो, या फिर कोई भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ले लो, वो इतने आध्यात्मिक थे। तो उनको क्यों युद्ध में इन्वॉल्व होना था, या फिर उनको क्यों जो राज्य की गतिविधियां था उसमें शामिल होना था? वो हुए ना, क्योंकि आध्यात्मिकता कभी इन सब चीजों में बाधा नहीं बनती है। और हमें क्या सिखा दिया गया कि आध्यात्मिकता मतलब बस आप जो है दुनियादारी छोड़ो, आप मोह माया छोड़ो, आप अपने जो कर्तव्य हैं उनको छोड़ो, और एकदम आप आइसोलेट हो जाओ। आप एकदम, देखो आइसोलेशन आप खुद को जानने के लिए करो कुछ समय के लिए, ठीक है। आप हमेशा के लिए करो, वो गलत है। और अपने यहाँ तो एक, मतलब प्रॉपर उसके लिए एक एज डिफाइन थी ना कि, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो लोग अपने अपने अलग अलग एज ग्रुप में वो काम करते थे, डिफाइंड थी चीजें, और सबके लिए अलग अलग टाइम था। हाँ, तो जैसे बाल्यावस्था, मतलब जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। गृहस्थ आश्रम में अर्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। वानप्रस्थ में काम को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। और संन्यास आश्रम में मोक्ष को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। और ये मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस तरह से चलते थे, तो करते थे। अभी का हम क्योंकि मॉडर्न लाइफ में है, कलयुग में है, तो भाई
ना लोगों की उम्र का ठिकाना है, ना लोगों के मतलब आसपास की वातावरण का ठिकाना है। तो चलो ठीक है, वो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि यार हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें, लेकिन हम एक साथ चीज़ों को कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, सेम टाइम पे आप सांसारिक जीवन भी अच्छे से जी जी सकते हो। तो कलयुग ने तो हमें यही तो फैसिलिटीज दी है ना। कलयुग, यदि बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं, अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं। तो उस चीज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। खैर, अभी मैंने काफी बोल दिया।